तो देर में भी चांसेस की मतलब आंसर मिस्टेक हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम जब प्रिंट होगा अगले बार तो वो करेक्शन हो जाएगा जो, ठीक है ना। तो बेटा बी तो पॉसिबल ही नहीं ना यार। बी में 13 है बेटा, और 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो कितने हो गए बेटा बोलो? 10 इलेक्ट्रॉन। तो बी कांट बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ कार्बन बेटा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ कार्बन कौन होगा बेटा बोलो? Na+ होगा। वो जो टाइप किया है वो डी के जगह पे बी टाइप कर दिया है, समझ में आ रहा है? तो टाइपिंग एरर है आंसर में बेटा ये। चलो, तो आंसर इज डी। हाँ, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको आता हो बट आंसर मिस्टेक हो, इसलिए आपने पूछ दिया हो। बिल्कुल इसकी चांसेस है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जो है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 देख लो बेटा। यस बेटा, गैडमियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडमियम 64। तो बेटा ए 64 कौन कौन सी ब्लॉक का है, कौन सी ब्लॉक का है बेटा? तो 64 तो बेटा एफ ब्लॉक का है ना यार। एफ ब्लॉक का होता है बेटा 59 से कुछ कहाँ तक बेटा? 58 से ना, 58 से 71 तक, ठीक है ना। तो ए एफ ब्लॉक का हो गया बेटा। तो इलेक्ट्रॉन एफ में जाना चाहिए बेटा, ठीक है ना। तो अगर मान लो इसकी कन्फिग्रेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम लोग? तो देख लो बेटा, इसकी अगर कन्फिग्रेशन लिखना हो 64 का, तो पहले तो नियरेस्ट नोबल गैस लिखते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा? तो उसके बाद हम लोग यूज करते हैं इसमें बेटा, देखो 64 है तो हमारे पास होना चाहिए 6s2। नियरेस्ट नोबल गैस कौन है बेटा? जेनॉन। तो जेनॉन का कितना होता है? जेनॉन 54 होता है बेटा। 54 हटा सब्ट्रैक्ट कर लो बेटा, तो कितना बच गया बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन को फिल करना बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन को रखना है बेटा 6 पीरियड में बेटा। तो क्या होगा? 6s होता है, फिर बेटा 4f होता है, और फिर 5d होता है। यही होता है ना यार। ए ब्लॉक में कुछ इलेक्ट्रॉन एफ में भी जाते हैं, डी में भी जाते हैं बेटा। तो पहले एक्स में ले जाओ इलेक्ट्रॉन, पहले एस में ले जाओ बेटा। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटा? तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितना बच गया बेटा? एस में 2 चला गया जो कंपलसरी जाएगा ही जाएगा। तो 2 सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना बच गया? 8 बच गए। तो एफ में कितना हो जाएगा? 8, ठीक है ना। और डी 0। तो बेटा याद करो, आपको पढ़ाया होगा एक कंसेप्ट, हाफ फिल एंड फुलफिल का कंसेप्ट बेटा, कि बेटा हाफ फिल एंड फुलफिल ऑर्बिटल विल बी मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड। तो बेटा एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है बेटा? एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है बेटा? 14। तो हाफ फिल क्या होगा? 7। तो बेटा 8 से ज्यादा स्टेबल है, इस एक गलत स्ट्रक्चर है, इससे ज्यादा बेटर हो जाएगा 6s2, 4f7 एंड 5d1। मतलब बेटा 4f को बेटा पार्शियली फिल की जगह पे क्या कर दोगे? आप फिल कर दोगे। तो F7 विल बी मोर स्टेबल, देयरफॉर F का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा बेटा? डी में चला जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो ए जनरली F में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो D0 होना चाहिए। तो D0 होना चाहिए, बट दिस इज एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। ये एडवांस से पूछ चुका है बेटा। दिस इज एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या होगा बेटा? 6s2, 4f8 के जगह पे क्या हो जाएगा? 4f7 प्लस 5d1। रीजन इज टू स्पेशलाइज द ऑर्बिटर, दैट इज हाफ फील्ड मोर स्टेबल देन पार्शियली फील्ड। क्लियर बेटा? तो इसमें आंसर देख लो क्या होगा। 8 ए तो होगा ही नहीं बेटा, दिस होगा ही नहीं बेटा। तो क्या बच गया बेटा? सी। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बच्चे, एक बच्चों ने डाउट बोला है, वो है बेटा 48। 48। 48। यस। क्वेश्चन नंबर 10। Sir, can you explain what is the paramagnetic character in question number 10?
1A, ठीक है बेटा, 10 1 है ना, डोंट वरी। व्हाट इज द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर? चलो बेटा ठीक है, देखो किसी को अगर नहीं आया है बेटा, रियली आपने सोल्व किया है, नहीं आया है तो बिल्कुल उसमें कुछ सोचना नहीं है, पूछना है आपको, ठीक है ना। तो देख लो बेटा यहाँ पे, which of the following show paramagnetic character, इसमें कौन पैरामैग्नेटिक दिखाएगा बेटा? व्हाट इज मीनिंग ऑफ पैरामैग्नेटिक बेटा? तो जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया होगा बेटा तो उसमें बताया होगा पैरामैग्नेटिक का मीनिंग है बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्टेड हो। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्टेड हो तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या बेटा? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है। अगर रिपेल हो तो बोलते हैं डायमैग्नेटिक। ये तो डेफिनेशन है कि अट्रैक्ट होगा वो पैरामैग्नेटिक, रिपेल्ड होगा वो डायमैग्नेटिक। बट ठीक है, व्हाट इज, डिसाइड कैसे करेंगे कि कोई कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है कि नहीं है? तो बेटा उसके लिए आपको टेक्निक सिखाया था कि अगर उसमें बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्या हो जाए बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देन कंपाउंड विल बी पैरामैग्नेटिक। और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में आ जाए तो डायमैग्नेटिक। क्लियर हो गया? तो ये जिनको नहीं पता वो लिख ले कि बेटा पैरामैग्नेटिक मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और डायमैग्नेटिक मतलब होता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? नाउ अब बेटा इसको समझते हैं हम लोग। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी पड़ेगी तो ही बेटा आपको आएगा। जैसे स्कैंडियम है बेटा, तो स्कैंडियम क्या होता है? 23 होता है बेटा। याद करो, आपको टेक्निक सिखाया था लिखने का स्ट्रक्चर कि बेटा ये जो 2 होगा वो एस में जाएगा तो S2, और जो 3 होगा वो डी में जाएगा D3। सॉरी मैं गलत कर दिया, स्कैंडियम इज नॉट 23, कैल्शियम के बाद स्कैंडियम होता है, दैट इज 21। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम होता है ना। तो बेटा क्या हो गया? 4s2 एंड ये हो गया बेटा 3d1, यही हो गया ना यार, न्यूट्रल में। बेटा अब 3+ है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, तो बेटा 2 से भी इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, 1 से भी इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, मतलब सारे के सारे आउटर मोस्ट लॉस हो गए बेटा। इसका मतलब ये तो डाईमैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक नहीं हो सकता है। सिमिलरली मैग्नीज में देखोगे बेटा यहाँ पे, तो ये बेटा 25 होता है, 25। तो कितना होगा बेटा इसमें? 4s2 एंड 3d5। बेटा कितना इलेक्ट्रॉन? 2 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, 7, और यहाँ +7 है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। तो यहाँ भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट इज ए भी डायमैग्नेटिक है। टाइटेनियम देख लो बेटा, टाइटेनियम क्या होता है बेटा? तो स्कैंडियम टाइटेनियम बेटा ट्वेंटी देख लो, टू 22, यस बेटा। तो ए होता है S2, 4s2 एंड 3d2 होता है बेटा। तो +4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो देख रहे हो 2 यहाँ और 2 यहाँ, यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, मतलब ये भी क्या हो गया बेटा? बोलो, डायमैग्नेटिक हो गया। अब जो बच गया इसको पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, बट देख लो आप, ये क्या होता है? 26 होता है ना बेटा आयरन। तो ये क्या हो गया बेटा यहाँ पे? 4s2 3d6 हो गया बेटा। जब Fe2+ करोगे बेटा तो एस का लॉस हो जाएगा, दैट इज Fe2+ में बचेगा सिर्फ 3d6। अब 3d6 को अरेंज करना है तो अरेंज करो बेटा। ए बेटा 1 2 3 4 5 है बेटा, 1 2 3 4 5, फिर एक इलेक्ट्रॉन बेटा 6। ये क्या हो गया बेटा? हो गया इलेक्ट्रॉन। अब कितने अनपेयर्ड बच गए इसमें बोलो? 1 2 3 4, 4 अनपेयर बेटा, इट हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और बेटा अगर एक भी अनपेयर्ड हो गया तो दैट विल बी पैरामैग्नेटिक। यहाँ तो 4 अनपेयर्ड है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है मैग्नेटिक मोमेंट बेटा, म्यू। म्यू की वैल्यू क्या होता है? √n × n+2, जहां n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज यहाँ क्या हो जाएगा? 4 × 4 + 2, दैट इज √, कितना बेटा? 24, जो नियर अबाउट बेटा क्या हो जाएगा? 4.85 या समथिंग बेटा। क्लियर? चलो तो एक क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बेटा एक बच्चे ने पूछा है कि सर 19, 19 बता दो बेटा। ठीक है बता देता हूं, 19 क्या बेटा? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई बेटा, क्या होगा करेक्ट ऑर्डर बेटा? तो बताओ। हम हमारे पास जनरल ऑर्डर है, तो पता है ना जनरल ऑर्डर क्या है बेटा हमारे पास? व्हाट इज जनरल ऑर्डर बेटा?
ऐसे नीचे जाने पे इंक्रीज करेगा, ऐसे जाने पे क्या होगा, डिक्रीज करेगा, सॉरी ए, हाँ ए डिक्रीज करता है, क्रॉस पीरियड डिक्रीज करता है, और यहाँ पे नीचे बेटा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा। ठीक है ना बेटा, इसी कंसेप्ट को यहाँ यूज कर लो। अब बेटा सोडियम बेरिलियम बोरॉन, सॉरी नाइट्रोजन बेरिलियम बोरॉन, तो बेटा किसका साइज सबसे बड़ा होगा बेटा, बोरो बेरिलियम का। ऐसे है ना यार, देखो ऑर्डर क्या बेटा, ऐसे होता है ना, बेरिलियम होता है, फिर बोरॉन होता है, फिर कार्बन नाइट्रोजन, ऐसे होता है ना यार। तो इसका मतलब ये तो गलत लिखा होगा, ये गलत हो गया, क्योंकि बेरिलियम का साइज ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि सेम पीरियड में अंदर जाने पे साइज क्या होता है, कम होना चाहिए बेटा। अब बेटा देखो, ये सब नेगेटिव चार्ज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, जिसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। याद करो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या रूल सिखाया था बेटा, it is inversely to z, inversely to z, r plus r minus for iso इलेक्ट्रॉनिक के लिए इनवर्सली टू जेड सिखाया होगा बेटा आपको। और अगर इनवर्सली टू जेड करना है, मतलब ये हो गया कितना एटॉमिक नंबर बेटा, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 7, सॉरी नॉट 7, इसका एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का क्या होता है बेटा, बोलो 9, इसका 8, इसका 7, बताओ क्या हो गया ऑर्डर। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका कम होगा, तो देखो फ्लोरीन कम हो गया, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा होगा बेटा, यही ऑर्डर लिखा बी, तो बी इज करेक्ट। इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली टू जेड, जेड के इनवर्सली होगा, तो बी करेक्ट है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं, फिर भी कर सकते हो। ये देखो पोटेशियम लिथियम सोडियम, बेटा सोडियम का साइज क्या है, ग्रुप में ज्यादा होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। ये देखो यहाँ पे ये बेटा अगर जेड सेम है, जेड सेम है, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना जेड इफेक्टिव बढ़ेगा बेटा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज कम होगा। मतलब यहाँ पे बेटा सबसे छोटा साइज होगा Fe4+ का, बट ये सबसे ज्यादा बोल रहा है बेटा, तो सबसे स्मॉलेस्ट होगा Fe4+ का, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस ज्यादा हो गया, और इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस ज्यादा हो गया मतलब उतना स्टेबल नहीं है जितना ना, सॉरी जितना जेड इफेक्टिव बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन का लॉस होने से जेड इफेक्टिव बढ़ गया बेटा, और जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो क्या होगा, कंट्रैक्शन हो जाएगा, तो साइज कम हो जाएगा, तो इसलिए डी भी गलत है, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट, तो एक बच्चों ने पूछा है 19 हो गया, ठीक है। अब बेटा पूछा है बच्चों ने 59, यस बेटा 59 पे हम लोग, 59 से पहले एक बच्चे ने पूछा है 57, 57 पूछा है बेटा, फिर 59 पे आते हैं, ठीक है। 57 बेटा बोल रहा बेटा, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव। देखो बेटा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोला बेटा, ध्यान रखना, तो यस बेटा आएंगे हम लोग 79 पे, 48 एक्सप्लेन नहीं किया, 48 तक किया होगा, चलो मैं 57 करता हूँ, देन बेटा फिर 58 पे आता हूँ। तो फॉर्मेशन ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विल बी, बताओ फॉर्मेशन ऑफ O माइनस फ्रॉम O, बेटा फॉर्मेशन ऑफ O माइनस फ्रॉम O, अगर O से O माइनस बना रहे हो तो एनर्जी रिलीज होगा या गेन होगा बेटा, रिलीज होगा या गेन होगा, यस। तो बेटा अगर O से O माइनस, याद करो ना बेटा, जब O+1 इलेक्ट्रॉन जब O माइनस बनेगा ना, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है, माइनस में एनर्जी होगा, -x, वो वैल्यू क्या है याद नहीं करना, -x होगा, एनर्जी रिलीज होगा बेटा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, याद करो बेटा बताया होगा आप, कोई जब एनर्जी रिलीज होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगा, बट डेल्टा एच ऑफ इजी क्या होगा, निगेटिव होगा, डेल्टा एच ऑफ इजी निगेटिव होगा बेटा यहाँ पे। तो ए में जब बात करोगे फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ O माइनस फ्रॉम O, तो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होगा, निगेटिव होगा बेटा, क्लियर। दूसरा बेटा बी, बेटा जब ऑलरेडी O माइनस बन चुका है, अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या बनेगा, O2 माइनस। बेटा कभी भी ध्यान रखना, सिर्फ न्यूट्रल में जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो ही एनर्जी रिलीज होता है, निगेटिव होता है, नहीं तो अगर कोई अनायन है फिर दोबारा उसमें जब इलेक्ट्रॉन डालोगे
तो ऑलवेज बेटा यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी, तो यहाँ पे जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो प्लस वाई होगी। इसका मतलब जो डेल्टा एच जो इलेक्ट्रॉन गेन है ये प्लस वाई है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा माइनस वाई होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होगा। तो आपको पढ़ाया होगा बेटा कि सिर्फ न्यूट्रल होगा तो गेन करेगा, एनर्जी रिलीज होगा इलेक्ट्रॉन गेन करने पे, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन गेन पे नेगेटिव होता है, मतलब उल्टा होता है दोनों। बट अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन ले रहा हो, थर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना हो, तो हमेशा क्या होगा, गेन इंथैल्पी पॉजिटिव होगा और एफिनिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा बेटा। क्लियर? तो बेटा इसका आंसर क्या हो गया, बी। सी देख लो बेटा, फॉर्मेशन ऑफ O प्लस फ्रॉम O, ये तो आयोनाइजर एनर्जी हो गया बेटा। फॉर्मेशन ऑफ O प्लस फ्रॉम O, बेटा अगर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, इट मींस यू हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी। तो दिस इज नॉट इलेक्ट्रॉन गेन। देखो यहाँ भी एनर्जी पॉजिटिव होगा, यहाँ भी एनर्जी पॉजिटिव होगा, बट इट इज नॉट इलेक्ट्रॉन गेन, ये इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहा है बेटा। बट आपको यहाँ गेन के लिए निकालना है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी चाहिए, लॉस का नहीं चाहिए। दैट्स व्हाई आंसर बी होगा। अगर सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी होता तो आंसर बी भी होता, सी भी होता, बट यहाँ पॉजिटिव एनर्जी नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन के लिए पॉजिटिव चाहिए, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन के लिए पॉजिटिव। दैट्स व्हाई आंसर इज बी, नॉट सी। नेक्स्ट बेटा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। एक बच्चे ने बोला 48, 48 यस, हाँ 48 उस समय मैं जस्ट डिस्कस करके छोड़ दिया। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है, कैसे डिसाइड करेंगे हम? देखो हमारे पास अब दो मिक्स कर दिया बेटा, ए है एस और पी सेकेंड ब्लॉक का है, एफ एंड बी ऊपर वाले का है बेटा। तो अगर हम लोग बात करें हमारे पास, तो ऊपर में क्या क्या बेटा, तो बोरॉन है, ये दो बेटा हमारे पास बोरॉन है, फिर कार्बन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। तो यहां से लिया है बोरॉन और फ्लोरीन लिया है। नीचे में क्या होता है बेटा, एल्यूमिनियम होता है, सिलिकॉन होता है, फिर नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस होता है, सल्फर होता है, क्लोरीन होता है बेटा, ठीक है ना। तो जो ऑर्डर होता है यहाँ पे, इसमें जो ऑर्डर होता है बेटा, फर्स्ट का जो ऑर्डर होगा बेटा, देख रहे हो वो होता है बेटा आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट में होता है कि बेटा बोरॉन का तो ज्यादा होता है, कार्बन का, और फिर बेटा ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर फ्लोरीन का होता है, ऐसे होता है बेटा। मतलब नाइट्रोजन है ग्रेटर देन ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ P3 बेटा, ये P3 होता है ना यार, तो सिमिलरली ए भी P3 है बेटा, तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन इसका ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। अब बताओ बेटा यहाँ पे अगर यहाँ बात करोगे बेटा, तो एल्यूमिनियम होगा बेटा, फिर बेटा क्या होगा, सिलिकॉन होगा, फिर बेटा यहाँ पे सल्फर होगा, फिर फास्फोरस होगा, और फिर क्लोरीन होगा, ठीक है ना। अब बताओ बेटा जब ग्रुप में नीचे जाओगे, तो देखो यहां से क्लियर हो गया, बट यहां से ये निकल के आया बेटा कि बोरॉन और फ्लोरीन में, क्योंकि यहाँ तो क्या यूज किया है, देखो ना यहाँ पे बोरॉन यूज किया है, फ्लोरीन यूज किया है, तो बोरॉन और फ्लोरीन में बोरॉन का कम होगा, फ्लोरीन का ज्यादा हो गया, ये आया कंक्लूजन। नीचे से क्या है बेटा, फास्फोरस एंड सल्फर है बेटा, तो फास्फोरस और सल्फर में किसका ज्यादा होगा बेटा, यस, तो क्या होगा बेटा, फास्फोरस एंड सल्फर में किसका ज्यादा होगा, तो हमारे पास फास्फोरस है और सल्फर बेटा, तो फास्फोरस का ज्यादा होगा, फास्फोरस इज ग्रेटर देन सल्फर, ये हो गया बेटा। तो ये तो निकल गया कि फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोन और फास्फोरस इज ग्रेटर देन सल्फर। तो कहाँ पे बेटा फास्फोरस इज ग्रेटर देन सल्फर, ए में भी देख रहा है फास्फोरस, ए नहीं दिख रहा है बेटा, खत्म। बी में दिख रहा है क्या, फास्फोरस इज ग्रेटर देन सल्फर, नहीं दिख रहा है, तो ये भी गलत हो गया। ए दिख रहा है क्या, ये तो देखो दो बच गए बेटा, ए और डी, ए और डी। अब कैसे करोगे बेटा, तो दूसरा क्या है, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन बोरॉन, यहाँ क्या है बेटा, बोरॉन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, मतलब ये भी गलत हो गया। यहाँ देखो फ्लोरीन इज ग्रेटर देन बोरॉन, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन बोरॉन, ठीक है ना। मतलब ऐसे क्वेश्चन को आपको कुछ ना कुछ सोच कर करने पड़ेंगे बेटा, मतलब ऑप्शन देख के आप
इजली मतलब ए आपका रिलेशन, यहाँ से ए रिलेशन आपको आता रहेगा बेटा। इसके बाद के काम जो है आपको ऑप्शन देख के थोड़ा दिमाग लगाकर करना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। चलो बेटा, गुड। नेक्स्ट इज यस, पीवाईक्यू की डाउट अभी न पूछे, क्योंकि जैसे ही मीटिंग खत्म होगा दोबारा ज्वाइन करोगे तो आप जो भी चैट में लिखा रहता है सारे खत्म हो जाते हैं। तो अभी सिर्फ डाउट पूछना है आपका 1A का, ठीक है ना। फिर हम लोग 1B पे जाएंगे, देन विल गो फॉर द पीवाईक्यू। हो जाएगा सारे बेटा, 9 बजे तक सारे डिस्कस हो जाएगा, डोंट वरी, उससे पहले भी हो जाएगा। तो किसी को पर्सनल डाउट होगा तो आई विल टेक दैट। तो नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 58 हो गया। अब नाउ बेटा कुछ बच्चों ने 60 पूछा था बेटा, 59 पूछा था, 59 फिर 60, 59 लिखना बेटा। तो which of the following represent the correct order of electron affinity? Correct order of electron affinity, देख रहे हो बेटा? यस, जब अभी किया था हमने, क्या था बेटा? 48 ए आयोनाइजेशन एनर्जी था, और ऐसा ही बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ दिया बेटा, ठीक है ना। ठीक है, कर सकते हैं हम लोग। 59। तो हमारे पास बेटा फ्लोरीन क्लोरीन है, ब्रोमीन आयोडीन है। अरे अच्छा, अलग अलग में अलग अलग कुछ दिया बेटा। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, याद करो आपको बताया होगा कि बेटा 17 ग्रुप में व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। एक जनरल बताया था एक्सेप्शन बेटा, कि ऑलवेज थर्ड पीरियड एलिमेंट का ज्यादा होता है किससे? सेकेंड पीरियड से, ऑलवेज, ठीक है ना। तो बेटा क्लोरीन का ज्यादा होगा फ्लोरीन से। तो यहाँ जो ऑर्डर होता है बेटा, पहले क्लोरीन होता है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, याद करवाया होगा। अब यहाँ पे तो दिया ही नहीं है, तो गलत हो गया बेटा, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा क्या बोल रहा है, फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन, ये भी गलत हो गया बेटा, क्लियर। नाउ बेटा बी में, अब नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये क्या बेटा? ठीक है, तो ये क्या बेटा? यहाँ पे अगर हमारे पास अगर पीरियड की बात करेंगे, अगर हम पीरियड की बात करें बेटा, तो क्या होगा हमारे पास पीरियड में? क्या क्या है बेटा? तो नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन की बात कर लेते हैं। मतलब हमारे पास कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। ये क्या बेटा बोलो? तो ए होता है 2p2 होता है, ए 2p3 होता है, ए 2p4 होता है, ए 2p5 होता है बेटा। तो हमने पढ़ा है बेटा कि ऐसे जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करता है, बट सिंस नाइट्रोजन जो है हाफ फील्ड है, बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड बेटा ये ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं होता है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन नाइट्रोजन का सबसे कम हो जाता है। तो आंसर होता है नाइट्रोजन सबसे कम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। तो नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन, नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन, आंसर इज डी, आंसर इज डी, ठीक है बेटा। डी तो ऐसे भी नहीं हो सकता है, बोल रहा है कि नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, तो ये बिल्कुल गलत हो गया बेटा। तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो बेटा ये अगर आप नोटबुक पढ़ोगे ना, तो ये इजीली नोटबुक से बेटा पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस अगर नोटबुक आप अच्छे से पढ़ रखे हो, उसके एक्सेप्शन से याद है। क्योंकि देखो सिर्फ एस और पी ब्लॉक का एक्सेप्शन याद रखना है, डी में एफ में घुसना नहीं है बेटा। तो अगर आपको उसके एक्सेप्शन से याद है, आंख बंद करके क्वेश्चन सोल्व होंगे बेटा। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने पूछा कि सर 58, वो कैसे आंख बंद करके सोल्व होंगे बेटा? 58 में क्या है बेटा? देखो ऑक्सीजन सल्फर सेम फैमिली बेटा, याद करो क्या है इसमें एक्सेप्शन बेटा? 16 ग्रुप में क्या एक्सेप्शन है? ओ ऑक्सीजन, सल्फर, फिर क्या है? सेलेनियम, ओ एस सी ई टी ई पी, यही है ना। अब इसमें एक्सेप्शन ये है बेटा कि देखो सेकेंड क्या बेटा, थर्ड का तो होना ही चाहिए सेकेंड से ज्यादा बेटा, बट ऑक्सीजन सबसे लास्ट में आ जाता है। ए है ऑर्डर बेटा, देखो ए है ऑर्डर, ऑक्सीजन सबसे लास्ट में आ जाता है। तो बताओ सल्फर ज्यादा होगा, फिर सिलेनियम होगा, फिर बेटा ऑक्सीजन होगा, तो क्या हो जाएगा? सल्फर सिलेनियम ऑक्सीजन, बी द राइट आंसर। समझ में आ रहा है? तो ये अगर आपको जो एक्सेप्शन पढ़ाया हूं अगर आपको याद है तो खत्म, इसमें कुछ है ही नहीं। चलो, तो नेक्स्ट बेटा, इसलिए जब भी प्रियोरिटेबल क्वेश्चन देख कर रहे हो, सोल्व कर रहे हो और नहीं आ रहा है, तो एक बार बेटा उस टॉपिक का नोटबुक देखना है। इससे क्या होगा, आपको इसी बहाने नोटबुक याद हो जाएगा।
क्योंकि जे एडवांस में तो बेटा ना मैं रहूंगा ना नोटबुक रहेगा, सिर्फ आपका दिमाग रहेगा, तो उसको याद कर लेना जरूरी है। तो जब भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, गो थ्रू द बेटा अपना नोटबुक या पेज पलटो, क्या क्या कोई एक्सेप्शन था क्या? अच्छा नहीं, अब वहां से नहीं बन रहा है, देन बेटा टीचर से पूछे या दोस्तों से पूछे कि ये कैसे करें बेटा, ठीक है ना। चलो बेटा नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास है 58 हो गया, 59 हो गया। नाउ गो फॉर यस 62। एक 62 की बात कर लेते हैं। 62 60 पूछा है बच्चे ने, ठीक है ठीक है, 60 बेटा बुक कर लेते हैं हम लोग, देन 62। तो 60 देख लो बेटा, व्हिच आर द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेटा किसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगा? बेटा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, ये बताओ, ए निगेटिव है, सुनो, ए बेटा अनायन है और ये अनायन है, क्या अनायन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा क्या? क्या अनायन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा क्या, बोलो? नहीं करना चाहेगा। क्यों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा? और ए न्यूट्रल है और एक कटायन है, किसको इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन ज्यादा है? किसको इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन ज्यादा है बेटा? न्यूट्रल को या कटायन को बेटा? कटायन को। गॉट इट? तो बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा वो ज्यादा होगा। यहाँ पे कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बेटा एक कटायन और एक न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई पीरियोडिक ऑर्डर नहीं करना है, सिंपली ये ध्यान रखना बेटा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो एनर्जी रिलीज होना बेटा। तो Na प्लस क्या है, कटायन है, वो इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट करेगा, दैट्स व्हाई यहाँ एनर्जी रिलीज होगा। ऑक्सीजन भी है बेटा, ऑक्सीजन भी रिलीज होगा, बट ये न्यूट्रल है, तो उतना ज्यादा रिलीज नहीं होगा जितना सोडियम प्लस में होगा रिलीज बेटा। गॉट इट? बेटा वो ऑलरेडी स्टेबल है बेटा, वो ऑलरेडी स्टेबल है, वेरी गुड बेटा, बट जेड इफेक्टिव हाई हो गया बेटा, वेरी नाइस, अच्छा डाउट पूछा बेटा कि सर ये तो सोडियम प्लस ऑलरेडी स्टेबल है बिकॉज इसका नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, बट बिकॉज ऑफ द प्लस चार्ज, देखो अगर न्यूट्रल स्टेट में स्टेबल होता तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता, अगर न्यूट्रल स्टेट में स्टेबल होता तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता, बट इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबल हुआ है तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा बेटा, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। और इसका क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने से बेटा क्या हो गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन ए इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा बेटा, एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, यस यस बेटा, बेटा बिल्कुल रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, बट इट विल टेक टाइम। मैं फ्री होऊंगा बेटा, 9 10 मेरा दूसरा लेक्चर है, तो मैं फ्री होऊंगा 10:30 में, 10:30 के बाद आज रात को मतलब शेयर कर दूंगा, उसके बाद मुझे अपलोड करना पड़ेगा यूट्यूब पे, दैट विल टेक हाफ एन आवर, तो मैं डाल दूंगा, मतलब 11 बजे तक ग्रुप पे डाल दूंगा बेटा, ठीक है ना। चलो, तो समझ में आ गया बेटा यहाँ पे। नेक्स्ट बेटा 62, 62 एक क्या बेटा, which of the pair atom is electron difference is the greatest? किसके पास greatest electronegativity difference? अब बताओ, इसमें कुछ वैल्यू आपको याद करवाया था, ठीक है ना, कुछ नहीं कहा जाए तो पॉली स्केल आपको लेना है, पॉली स्केल पे काम करना है बेटा। तो किस पे ज्यादा होगा बेटा? तो हमारे पास क्या था बेटा, देखो बोरॉन और कार्बन, बेटा बोरॉन कितना, कार्बन कितना बेटा 2.5, बोरॉन 2, तो कितना 0.5 का डिफरेंस। लिथियम कितना बेटा, तो लिथियम का बेटा क्या हो जाएगा 1, और आयोडीन क्या हो जाएगा नियर अबाउट 2.1 के आसपास, तो क्या हो गया 1.1। क्लोरीन कितना होता है 3 के आसपास बेटा, पोटेशियम 0.8 या 0.9 के आसपास होता है, ठीक है, तो कितना हो गया डिफरेंस बेटा यहाँ पे, नियर अबाउट 2 का डिफरेंस, मतलब 2.2 का डिफरेंस है। सल्फर सेलेनियम बेटा सेम फैमिली का है, ठीक है, सल्फर और सेलेनियम सेम फैमिली का है, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे, सल्फर का बेटा इलेक्ट्रोनिटी ऑक्सीजन से कम है, देखो ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम,
तो सेम ग्रुप में जो डिफरेंस आएगा बहुत कम आता है, इनमें डिफरेंस बेटा बहुत कम होता है, मतलब मिनिमम डिफरेंस 1 के आसपास दिखेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 का डिफरेंस आएगा। तो देख रहे हैं वहाँ पे पोटेशियम क्लोरीन बेटा दोनों नॉन मेटल है ना यार, तो दोनों नॉन मेटल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, मैक्सिमम 1 का आएगा, 0.5 का आएगा। यहाँ पोटेशियम क्लोरीन देखो ये कैसे होना चाहिए क्वेश्चन सोल्व बेटा, तो यहाँ बेटा मेटल नॉन मेटल, यहाँ भी मेटल नॉन मेटल, ये दोनों नॉन मेटल है, दोनों नॉन मेटल, तो बेटा ये तो पहले ही क्रॉस हो गया। अब बी और सी में से कोई एक होगा बेटा, तो लिथियम आयोडीन है बेटा, तो आयोडीन की भी इलेक्ट्रोनिटी कम होता है बेटा, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन यहाँ पे डिफरेंस कम आएगा। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन देखो, लिथियम और पोटेशियम दोनों के इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट सेम होता है, देखो ना एक है और एक का 0.8 है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, बट आयोडीन में क्लोरीन में ज्यादा डिफरेंस है, तो दैट्स व्हाई दोनों के बीच का डिफरेंस कहाँ आएगा बेटा, सी में ज्यादा डिफरेंस आएगा, जो आपको 2.2 दिखा बेटा, नहीं भी आता तभी कर सकते हो, बट ऑलरेडी आपको वैल्यू तो याद ही है बेटा। लिथियम से 1 स्टार्ट करो और फ्लोरीन पे 4 होता है, क्लोरीन का बेटा कितना होता है, 3 होता है। चलो तो बेटा ए हो गया। एक बच्चे ने बोला कि सर 63 कर दो, तो देख लो बेटा 63 क्या बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग स्केल बेटा, बोलो क्या था बेटा, याद करो वो दिन बताया था आपको कि बेटा अकॉर्डिंग टू पॉली जो है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाय 2 इनटू, बोलो क्या बताया था बेटा, 2.8, 2.8 that is 5.6, that is, तो कितना हो गया बेटा 10 plus 6.8 divided by 5.6, that is 16.8 divided by 5.6, कितना टाइम बेटा 3 टाइम्स, तो क्या हो गया बेटा आंसर बी, बी आ गया बेटा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ना बेटा। सर I2 और I3 एक्सप्लेन करो बेटा, यस बेटा जो भी आपका डाउट है कुछ पल में बेटा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो जो भी यहाँ डाउट चैट में लिखा हुआ है सारे के सारे, जैसे मीटिंग डिस्कनेक्ट होगा वो भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा बेटा, तो आपको दोबारा दोबारा वो भेजना है बेटा, नहीं तो मेरे पास नहीं रहेगा बेटा, तो जो भी आपका डाउट है इसके आगे वो दोबारा भेजना तो ही मेरे पास पहुंचेगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा बेटा, ठीक है। तो इसलिए, और अभी तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बाद में दोबारा फिर ज्वाइन करना तो डिस्कस भेजना, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट हम लोग बात करें बेटा, तो क्या हो गया बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आ गया, सॉरी, तो 63 समझ में आ गया बेटा। नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस बेटा बिल्कुल मैं आपका एक्सप्लेन करूंगा डाउट क्या होता है, पहले थोड़ा डाउट डिस्कस करता हूँ, फिर मैं टॉपिक बताऊंगा कि ये टॉपिक क्या होता है बेटा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है बेटा 67, 67 है बेटा, 67 देख लो बेटा क्या है, a bond with maximum covalent character between non-metallic element is formed, बेटा मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर बिटवीन नॉन मेटालिक एलिमेंट इज फॉर्म, बोलो क्या होगा बेटा, तो कब मैक्सिमम होगा, तो ये बताओ बेटा, बोल रहा है कि मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर बिटवीन नॉन मेटालिक एलिमेंट इज फॉर्म, मेटालिक की बात नहीं कर रहा है, नॉन मेटालिक, तो मैक्सिमम कोवैलेंट कब आएगा बेटा, जब उनके बीच एनर्जी डिफरेंस, सॉरी 67 का आंसर बेटा, यस 67 बेटा, डी बिटवीन एटम ऑफ द सेम साइज, बेटा साइज से मतलब नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर बेटा, पीछे डी है। बेटा पीछे डी है, देखो क्या है डी है, डी क्यों है, बिटवीन सेम साइज क्यों यार, सेम साइज का होगा तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा, कोवैलेंट कैरेक्टर बेटा डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो
अगर सेम साइज का हो गया बट इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस तो हो ही सकता है बेटा, ठीक है ना। ठीक है सर। यस। अच्छा, पीछे डी दे रखा है बेटा, तो बेटा जैसे मान लो हमारे पास सेम साइज, जैसे क्या है बेटा, फ्लोरीन है हमारे पास, और क्या है, सेम पीरियड ले लो ना, तो ऑलमोस्ट सेम, देखो एग्जैक्ट सेम साइज, दो एटम का पॉसिबिलिटी, जैसे फ्लोरीन है और ऑक्सीजन है, या कार्बन है, नाइट्रोजन है, इसकी साइज ऑलमोस्ट सेम बोल सकते हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो अब इनमें बेटा ऐसा नहीं है कि को ये आएगा बेटा, इनमें अगर बॉन्ड बनाओगे तो 100% कोवालेंट नहीं आएगा, ज्यादा कोवालेंट नहीं आएगा, बट यस, देखो अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बना दो बेटा, समझ में आ रहा है। अब देखो ए थोड़ा कंट्रोवर्सी हो गया बेटा, देखो ए और डी कंट्रोवर्सी हो गया, कैसे बेटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों सेम साइज का है कि नहीं, बोलो, दोनों सेम साइज का है कि नहीं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एंड क्या दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं, समझ में आ रहा है बेटा। तो यहाँ पे सेम साइज का भी हो गया और आइडेंटिकल भी हो गया। तो अगर ए और डी दोनों में से बेस्ट आंसर सेलेक्ट करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, बोलो। साइज इज नॉट द क्राइटेरिया, इट शुड बी बेटा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो अगर एटम आइडेंटिकल हो गया, इसका मतलब उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया बेटा, बोलो, सेम हो गया, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गया, तो उनका डिफरेंस जीरो आएगा, जो कम आ गया 2.1 से, बहुत कम आ गया, दैट्स व्हाई कोवैलेंट करैक्टर मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि रूल तो है ना बेटा कि डेल्टा ईएन की वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 2.1। अब जितना ज्यादा इससे कम होगा, जीरो तो हो गया ना, बहुत कम यार 2.1 से, जितना ज्यादा कम होगा कोवैलेंट करैक्टर ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा होगा आयनिक करैक्टर ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा। तो साइज शुड नॉट बी द बेस्ट क्राइटेरिया, इट शुड बी, बोलो बेटा, इट शुड बी आइडेंटिकल एटम, ठीक है, या इट शुड बी इलेक्ट्रोनिक डिफरेंस। देखो, बिटवीन एटम्स वाइडली डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनिटी, अगर वाइडली डिफरेंट हो गया तो ये आयनिक ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर, समझ में आ गया बेटा। तो यहाँ पे अब ऐसा ऑप्शन है कि ए और डी दोनों में कंट्रोवर्सी हो गया, ठीक है ना। अगर मल्टी करेक्ट यहाँ होता देन ए एंड डी दोनों बोल सकते, बट अगर सिंगल करेक्ट करना है तो बेटा हम लोग बोलेंगे ए। नेक्स्ट है बेटा 70 या 79, 79 है बेटा, 79 है, देन गो फॉर 80, 79। सो अगर बेटा हम लोग 79 की बात करें तो क्या होगा बेटा, देखो 79 की बात कर रहे हैं हम, फॉर ट्रांसल, फॉर द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट फॉर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट इज, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, नॉट करेक्ट है फॉर द क्लासिफिकेशन के लिए। नॉट, ध्यान रखना, कभी कभी नॉट करेक्ट है और आप करेक्ट करके आ जाओगे, ये सिली मिस्टेक एग्जाम में होगा। तो द properties of element are the periodic function of their atomic mass, atomic number। atomic mass तब पुराने जमाने के अनुसार और नए जमाने के अनुसार बेटा एटॉमिक नंबर है, तो दिस इज करेक्ट, ठीक है ना। नॉन मेटालिक एलिमेंट्स आर लेसर इन नंबर देन मेटालिक एलिमेंट्स। अब बताओ, पूरा पीरियोडिक टेबल भरा हुआ है बेटा, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक सारे क्या है, मेटालिक है, और पी ब्लॉक में कुछ एलिमेंट्स है जो नॉन मेटालिक्स है, तो बेटा ये भी करेक्ट है। The first ionization energy of element along period do not vary in regular manner, देख रहे हो, the first ionization energy of elements along a period do not vary in a regular manner, तो with the increasing atomic number, बेटा फर्स्ट ionization energy in a period, बेटा क्या रेगुलर मैनर होता है क्या, क्या ट्रेंड बेटा, ये तो बोल रहा है कि ट्रेंड फॉलो होता है कि नहीं, ये पूछ रहा है आपसे, तो बेटा कहाँ ट्रेंड फॉलो होता है यार, देयर इज ए बेटा, क्या होता है जहाँ पे फुल फील्ड है, हाफ फील्ड है, वहां पे तो अलग हो जाता है ना यार, तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। डी क्या बेटा, फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट डी सबसेल आर filled with the electrons monotonically with increase in atomic number। for the transition element the d subcell are filled with electron monotonically with increasing in atomic number।
ऐसा है क्या बेटा कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने से डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन फील होगा, मोनोटोनिकली फील होगा। तो ये हम बोल सकते थे, बट यहाँ पे एक्सेप्शन मिलता है कि नहीं एक्सेप्शन बेटा? मोनोटोनिकली मतलब एक एक करके बढ़ना चाहिए बेटा, बट ऐसा नहीं होता है। याद करो बेटा, कहाँ पे देखो, कहाँ पे एक्सेप्शन मिला बेटा? 24 और 29 आ रहा है बेटा, क्रोमियम एंड कॉपर, क्रोमियम एंड कॉपर, ठीक है। तो बेटा क्रोमियम में क्या होना चाहिए था? 4s2 3d4 होना चाहिए था। अगर ऐसा होता है, हम लोग बोलते हैं मोनोटोनिकली करेक्ट है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बट ये क्या होता है, ये नहीं होता, क्या बन जाता है बेटा? डी में 4 इलेक्ट्रॉन की जगह पे हो जाता है 4s1 3d5 हो जाता है। तो एक की जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया डी में। गॉट इट? 23, जब 23 करोगे तो क्या आएगा बेटा? 23 का जो आएगा बेटा वो आएगा 4s2 और 3d3। अब 23 से 24 गया बेटा, तो एक इलेक्ट्रॉन डी में इंक्रीज करना चाहिए, 24 होना चाहिए। बट 24 नहीं होगा बेटा, क्या हो गया? सॉरी, मतलब D4 नहीं होगा, D5 हो गया। मतलब ए मोनोटोनिकली नहीं रहा बेटा। सिमिलरली बेटा कॉपर में हो जाएगा, D9 की जगह पे D10 हो जाता है बेटा। तो बिकॉज ऑफ द एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन डी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे नॉट करेक्ट चाहिए, तो इट शुड बी बेटा डी। क्लियर? चलो बेटा, नेक्स्ट है बेटा एक ऑप्शन बेटा 80 पूछा गया किसी ने। इट इज बेस्ड ऑन बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट मैं बैच 1 में शायद पढ़ाया हूं, 2 और 3 में नहीं पढ़ाया हूं। इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ाया जाता है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है ना? फिर भी मैं बैच 1 में तो पढ़ा दिया था बेटा। विच हैज द मोस्ट स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा जो आपका बेटा इस फैमिली में कौन सा बेटा? कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और क्या बेटा? टीन और लेड। बेटा इसमें 4 वायलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्या बेटा? 4 वायलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो A+4 दिखाएगा बेटा, A+4 दिखाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बट ड्यू टू ड्यू टू लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, ड्यू टू लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन बेटा इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? NH2 NP2A होता है बेटा। तो 2 इलेक्ट्रॉन P में है, और दो, मैं इनडायरेक्टली आपको सिखा दिया, इनर्ट पे सिखा रहा हूं। तो यहाँ पे NS2 है बेटा और NP2 है। अब बेटा जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन P से लॉस होगा, 2 A से होगा, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, देयरफॉर +4 दिखाएगा। बट इन केस ऑफ लेड, इन केस ऑफ लेड क्या होगा बेटा? ड्यू टू हाई जेड इफेक्टिव, जो NH2 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होगा? 6s2 होगा एंड 6p2 होगा बेटा, और इसके आगे बेटा 4f14 रहेगा और 5d10 रहेगा बेटा। तो बिकॉज ऑफ द लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन यहाँ पे जो 6s2 होगा बेटा वो इनर्ट हो जाएगा। 6s2 क्या हो जाएगा? इनर्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होगा बेटा। तो कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है बेटा, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। और बिकॉज ऑफ दैट रीजन, बिकॉज ऑफ दैट रीजन बेटा यहाँ पे सिर्फ 2 का लॉस होगा, तो एक +2 दिखाएगा, +4 नहीं दिखाएगा। तो बोल रहा है कि विच है द मोस्ट स्टेबल +2? तो बेटा लेड, लेड के पास मोस्ट स्टेबल होगा, मतलब लास्ट एलिमेंट के पास बेटा, उस ग्रुप के लास्ट एलिमेंट के पास। क्लियर? तो मुझे लग रहा है बेटा ये मैंने डिस्कस कर दिया इसके सारे क्वेश्चंस जो भी डाउट थे बच्चों को। नेक्स्ट बेटा हम लोग, और भी कुछ डाउट है इसमें नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बच्चे ने बोला बेटा 71 73 76 78, वेरी गुड। 79 भी बेटा, 79 तो डिस्कस कर दिया अभी ना, 79 डिस्कस कर दिया बेटा। यस, नेक्स्ट बेटा गो फॉर 71 73 कर दूं? ठीक है चलो। तो 71 में क्या बेटा? द ये देखो बेटा, the element X occur in short period having the configuration NH2NP1। बेटा NH2NP1 कौन सा एलिमेंट बेटा? 13 ग्रुप। द फॉर्मूला ऑफ द इट्स ऑक्साइड इज शॉर्ट पीरियड बेटा। शॉर्ट पीरियड कौन सा है? याद आ रहा है? सेकेंड एंड थर्ड पीरियड इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड, बोल सकते हो ना यार?
तो सेकेंड एंड थर्ड इज शॉर्ट पीरियड। तो बेटा सेकेंड और थर्ड का हो सकता है, मतलब बोरॉन हो सकता है या एल्युमिनियम हो सकता है। बोरॉन हो सकता है या एल्युमिनियम हो सकता है। तो बताओ बोरॉन और एल्युमिनियम कौन सा ऑक्साइड बनाएगा बेटा। तो बोरॉन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। The element X occurs in short period having configuration NH2 NP2। तो बेटा अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड है, अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड है Al2O3 है, ध्यान रखना Al2O3, तो ए एम्फोटेरिक in नेचर होता है बेटा, ठीक है ना। ए एम्फोटेरिक in नेचर होता है बेटा, ठीक है। बट यस, तो कंपाउंड क्या बनेगा, ध्यान रखना कंपाउंड क्या बनेगा बेटा। तो बोरॉन है ना यार, मतलब बोरॉन फैमिली है, एल्युमिनियम फैमिली है, और ये ऑक्सीजन है बेटा। तो इसमें +3 चार्ज होता है, इस पे +3 चार्ज होता है, और इस पे -2 चार्ज होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो क्या बनेगा बेटा, B2O3 या Al2O3, ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना। तो कौन है बेटा ये फॉर्मूला बोलो। तो ए तो होगा ही नहीं, ए होगा ही नहीं, ए हो सकता है, ए हो सकता है। तो बोरॉन का जो होगा वो एसिडिक होगा, B2O3 विल बी एसिडिक, Al2O3 विल बी एम्फोटेरिक, बेसिक नहीं होता है। तो बेटा ए गलत हो गया, आंसर क्या होगा, सी, एम्फोटेरिक। क्लियर। 72, 72 देख लो बेटा। Which of the following pairs show reverse property on moving along the period from left to right and from top to down in the group? टॉप टू डाउन देखो कहां पे देखना है, रिवर्स मतलब देख रहा है बेटा, उल्टा देखना है। फ्रॉम बोलो पीरियड लेफ्ट टू राइट, पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करना है बेटा, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आ रहे हो टॉप टू बॉटम, और दोनों रिवर्स होना चाहिए प्रॉपर्टीज, टॉप टू डाउन, ठीक है ना। तो रिवर्स होना चाहिए, इधर इधर इंक्रीज हो रहा था, इधर डिक्रीज, इधर डिक्रीज, मतलब रिवर्स। तो एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, एटॉमिक रेडियस आर, आर की बात कर लो। तो एटॉमिक रेडियस बात करोगे तो क्या होगा, इधर इंक्रीज करेगा, सॉरी इधर डिक्रीज करेगा, और इधर इंक्रीज कर रहा है। तो अब बेटा इस दोनों में चेक करना है, ठीक है ना। अब पेयर में इसको ही चेक करना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इधर इंक्रीज करेगा और इधर डिक्रीज करेगा। तो ठीक तो है, दोनों क्या हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में रिवर्स है, अपोजिट है बेटा, दोनों डायरेक्शन में क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो सही तो है, करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। उसके बाद आगे चेक कर लो, न्यूक्लियर चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो रिवर्स है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, यहाँ पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है बेटा, और यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो ये रिवर्स तो नहीं बोल सकते हो। न्यूक्लियर चार्ज यहाँ भी आ गया सी में, तो इसलिए भी नहीं होगा बेटा। क्लियर, तो आंसर क्या हो गया, ए, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ग्रुप में कांस्टेंट होता है, पढ़ा होगा आपने जो है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। चलो नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर, सो बच्चे ने बोला है 73, 73 देख लो बेटा। Following a statement regarding the periodic trend of a chemical reactivity of the alkali metal and the halogens are given. Following statements regarding the periodic trend of chemical reactivity of alkali metals and halogens are given. Alkali metal and halogens. Alkali metal मतलब 1A, ये 1A ग्रुप की बात कर रहा है बेटा, 1 ग्रुप की बात कर रहा है, फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल, और हाइड्रोजन मतलब बेटा 17 ग्रुप की बात कर रहा है। The reactivity decreases in the alkali metal which is in the following periodic trend की बात कर रहा है, ठीक है, बात कर लो केमिकल ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम लोग अल्कली मेटल की और हैलोजेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। which of the statement gives the correct picture, the reactivity decreases in the alkali metal but increases in the halogen with increasing the atomic number down the group, down the group। बेटा बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा, जो रिएक्टिविटी होता है बेटा, ये जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम है, और हमारे पास अ, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, नीचे जाओगे तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा,
रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है, बट यहाँ क्या लिख दिया, रिएक्टिविटी डिक्रीजेज। देखो रिएक्टिविटी डिक्रीजेज बोल दिया, बट नहीं, इंक्रीज करता है, ठीक है ना। तो ये गलत हो गया बेटा, डिक्रीज नहीं। जब नीचे जाओगे लिथियम सोडियम पोटेशियम तो क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है। और हैलोजन में बेटा उल्टा होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऊपर जाने पे इंक्रीज करेगा। तो हैलोजन में बेटा इंक्रीज लिखा हुआ है, बिल्कुल सॉरी, हाँ इंक्रीज लिखा हुआ है, तो एक गलत है, दोनों उल्टा ही लिखा हुआ है, अपोजिट लिखा हुआ है बेटा। क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ना है तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, नीचे बढ़ेगा ना यार। तो नीचे बढ़ने पे रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा किसमें, अल्कली मेटल में, और डिक्रीज करेगा हैलोजन में। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत लिखा। बी देख लो बेटा, इन बोथ अल्कली मेटल एंड हैलोजन केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीजेस विथ द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। नहीं, ये भी गलत है बेटा, क्योंकि बेटा एक में इंक्रीज करेगा और एक में डिक्रीज करेगा। सी, केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप इन बोथ। ये गलत हो गया फिर से। तो डी क्या हो गया, देखो अल्कली मेटल द रिएक्टिविटी इंक्रीजेज। देखो नीचे जाओ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है रिएक्टिविटी, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। और इन नॉन मेटल बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से डिफाइन होता है रिएक्टिविटी। तो बेटा जब ग्रुप में नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगा, दैट्स वाई बेटा आपका रिएक्टिविटी भी डिक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग विथ एटॉमिक नंबर। क्लियर। तो डी इज द राइट आंसर बेटा। यहाँ पे कंसेप्ट क्या यूज करना है कि रिएक्टिविटी जो होगा नॉन मेटल के लिए इट इज डायरेक्टली टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और मेटल के लिए रिएक्टिविटी इज इनवर्सली टू आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, तो एक कंसेप्ट को ध्यान रखना है, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर नॉन मेटल, और मेटल के लिए रिएक्टिविटी इज इनवर्सली टू आयोनाइजेशन एनर्जी। 23 हो गया बेटा। नेक्स्ट 76, the first ionization potential of electron वोल्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम आर रिस्पेक्टिवली। बेटा ये पूछने के लायक नहीं है कि किसका ज्यादा है, नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का। तभी पढ़ा है आपने, नाइट्रोजन का ज्यादा होता है किससे, ऑक्सीजन से, बिकॉज ऑफ हाफ फिल कैरेक्टर बेटा। तो नाइट्रोजन वाला पहले नाइट्रोजन है फिर ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन वाला ज्यादा होना चाहिए, ऑक्सीजन वाला कम होना चाहिए। देखो 14.6 13.6 इज द राइट आंसर। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब ये वैल्यू देखकर डरना नहीं है, ये याद नहीं करना आपको। नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन ज्यादा होना चाहिए, ऑक्सीजन एग्जैक्ट वैल्यू आपको रिमेंबर नहीं करना। नेक्स्ट बेटा 78, ये क्या बेटा, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट इंक्रीजिंग इन ऑर्डर बेटा। तो कैसे निकालोगे इलेक्ट्रोनिटी का ऑर्डर बेटा, कार्बन है नाइट्रोजन है सिलिकॉन है फॉस्फोरस बेटा। तो कार्बन नाइट्रोजन सिलिकॉन फॉस्फोरस, बोलो बेटा कार्बन नाइट्रोजन ए कितना होता है 2.5 A3 होता है। तो अगर हम देखो, अब यहां तो क्लियर बेटा, नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन कार्बन और फास्फोरस इज ग्रेटर देन सिलिकॉन, एक क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसके आगे कैसे डिसाइड करेंगे, नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन कार्बन एंड फास्फोरस इज ग्रेटर देन सिलिकॉन, बट इसमें कैसे डिसाइड करेंगे। तो नीचे जाने पे डिक्रीज करता है, नीचे जाने पे डिक्रीज करता है, ग्रुप में बेटा 0.5 से डिक्रीज किया, बट नीचे जाने पे 1 से ज्यादा डिक्रीज करता है। ये देखो याद करो कैसे बेटा, फ्लोरीन और क्लोरीन आप याद किए होंगे, देख लो यहाँ पे। इधर नॉन मेटल में, मेटल में 0. बहुत कम 0.1 0.2 ऐसे डिक्रीज करता है, बट नॉन मेटल बेटा देखो फ्लोरीन 4 है और ये कितना हो गया, क्लोरीन बेटा 3 है, देख रहे हो 1 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। तो सिमिलरली यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा आएगा। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिटी बेटा हाइड्रोजन के इक्वल होता है, 2.1 होता है, देख रहे हो लगभग 1 का डिफरेंस आएगा। तो बेटा नाइट्रोजन 3 है, कार्बन 2.5 है, और ये जस्ट नाइट्रोजन से नीचे है बेटा, तो क्या होगा, इससे भी कम होगा, 1 का डिफरेंस आएगा बेटा। सिलिकॉन क्या होगा, 2.5 है, तो ये 1.5 का होगा, इससे भी कम होगा बेटा, देख रहे हो कि नहीं। तो क्या होगा ऑर्डर बेटा, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन हो गया, फिर कार्बन हो गया, फिर फास्फोरस हो गया, फिर सिलिकॉन हो गया बेटा। तो आंसर इज, देख लो बेटा कौन है, दिस, सिलिकॉन फास्फोरस कार्बन नाइट्रो। तो मुझे लग रहा है कि मैं 1A में सफिशियंट क्वेश्चन डिस्कस कर दिया।
1 आवर डिस्कशन में 1 में किया बेटा। तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में जो भी एक बच्चा नोट पढ़ा हुआ है अच्छे से या थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो उसको मैक्सिमम डाउट आ सकता है जो मैंने डिस्कस कर दिया बेटा। क्लियर? इससे ज्यादा डाउट अब नहीं आना चाहिए। फिर भी किसी को आ जाए तो व्हाट्सएप कर लेना बेटा। नेक्स्ट बेटा, अब अपना डाउट शेयर करो बेटा 2A का। 2A का डाउट सोल्व करो बेटा। ये देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप 30, देख रहे हो? एग्जाम में पूछा हुआ है बेटा, जी एडवांस से पूछा हुआ है। सबसे ज्यादा किसका होगा यहाँ पे बोलो? इंडियम होगा, फिर थैलियम होगा, सॉरी, थैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम, गैलियम। ठीक है, जी एडवांस से पूछा हुआ बेटा। यस, फटाफट बेटा 1B में डाउट पूछा जाए बेटा। बेटा पीवाई क्यू बाद में बेटा, पीवाई क्यू पहले 1B कर लेते हैं फिर बेटा। यस बेटा, तब तक आप डाउट पूछो, तब तक मैं बच्चे को डाउट डिस्कस करता हूँ। बच्चे का कहना था कि सर आयन एनर्जी 1 में और आयन एनर्जी 2 में क्या डिफरेंस है, क्या होता है बेटा? तो यही डाउट था ना यार, कुछ और था बेटा आपका? अगर यही था तो ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आयन एनर्जी 1 का मतलब होता है कि जब किसी भी इलेक्ट्रॉन से, किसी भी एलिमेंट से जब पहली बार इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, किसी भी एलिमेंट से। यस बेटा, आपका डाउट मिल गया। रिमेनिंग को भी कुछ डाउट है तो फटाफट शेयर करो। तो किसी भी एलिमेंट से बेटा जब हम पहली बार इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, किसी भी न्यूट्रल से जब एलिमेंट रिमूव करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड आयनाइज एनर्जी 1। दैट इज कॉल्ड आयनाइज एनर्जी 1। तो हम किसी भी ग्रुप से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा? एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, तो वहां जो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, तो वहां जो एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, वो I1 बोलते हैं। एंड उसके बाद बेटा अगर एक रिमूव कर चुके हैं, फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, तो उसके लिए आयन एनर्जी 2 होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम है, एक गैस है बेटा। इसे जब मैग्नीशियम +1 गैस बनेगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ के लिए आयन एनर्जी 1 डिफाइन होगा। एंड Mg+1 गैस से बेटा जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा, तो बनेगा Mg2 प्लस गैस +1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ होगा बेटा आयन एनर्जी 2 डिफाइन होगा। यहाँ पे आयनस एनर्जी 2 डिफाइन होगा। क्लियर? तो आयनस एनर्जी 1 समझ में आ गया, आयनस एनर्जी 2 डिफाइन समझ में आ गया बेटा क्या हुआ? नाउ इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा बेटा? कौन ज्यादा होगा, आयनस एनर्जी 1 या 2? ध्यान रखना, जितने हायर आयनस एनर्जी होंगे उसकी ऑलवेज वैल्यू ज्यादा होगी। जितने हायर आयनस एनर्जी होगी उतनी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। दैट इज I2 विल बी ग्रेटर देन I1 ऑलवेज। गॉट इट? इसमें भी एक और कंसेप्ट बताया था बेटा कि अगर I2 माइनस I1 इज ग्रेटर देन 16 है, मतलब एनर्जी डिफरेंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ज्यादा है एनर्जी डिफरेंस, इसका मतलब +1 विल बी स्टेबल देन +2, +1 विल बी स्टेबल देन +2। और दूसरा बताया था अगर ए लेस देन 11 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बेटा +2 विल बी स्टेबल देन +1। एक कंसेप्ट सिखाया था इसमें। क्लियर बेटा? तो इतना ही कंसेप्ट है इसके बारे में, प्लस एनर्जी 1 एनर्जी 2 के बारे में। नेक्स्ट बेटा मैं डाउट डिस्कस करता हूं बेटा। तो बेटा इसमें जो डाउट है, सबसे फर्स्ट डाउट है वो बेटा 2 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। एलिमेंट X एंड Y हैव वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एज। देख लो बेटा, चलो बेटा देख लो यहाँ पे X, देख लो यहाँ पे क्या हुआ। कौन सा क्वेश्चन नंबर बेटा? 2 था बेटा, 2। ठीक है, the element X and Y have valence electron configuration this, then which compound is likely to form?
बेटा इसमें ये बताना है कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, कौन कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है बेटा। तो अगर मैं बोलूं बेटा, तो ये जो कंपाउंड है H2 बेटा, ये हैलोजेंस कंपाउंड, ये हैलोजेंस है। मतलब ये बेटा एक्स जो है बेटा वो क्या है, एक्स जो है बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है बेटा। और जो वाई है बेटा NH2NP3 है, मतलब कौन सा हो गया, नाइट्रोजन फैमिली का हो गया बेटा। तो वाई जो है वो नाइट्रोजन हो गया, एंड फास्फोरस हो गया, एंड सो ऑन बेटा। ठीक है। तो ये मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और ये मैक्सिमम 7 डोनेट कर सकता है। बट दोनों एक साइड डोनेट तो नहीं करेगा, एक डोनेट करेगा और एक एक्सेप्ट करेगा बेटा। ठीक है ना। तो अगर एक्सेप्ट की बारे में बात करोगे, तो यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा, बोलो 7 है। ठीक है। तो देख लो बेटा, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। तो बेटा जो 5 वाला है बेटा, वो 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, जो 5 है बेटा वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बन सकता है, Y-3 बन सकता है। ठीक है। एंड अगर ये 3 एक्सेप्ट करेगा और ये 7 डोनेट कर सकता है बेटा, ये X7 है बेटा, तो अगर 7 डोनेट कर देगा, मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन है बेटा। तो बेटा यहाँ पे ए एक्स पे बेटा +7 बन सकता है। तो इसे कॉम्बिनेशन बनाओगे तो क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो X3Y7 बन सकता है, जो कहीं भी नहीं है। और क्या हो सकता है, उल्टा देखो बेटा, उल्टा करो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बेटा, अगर ए इलेक्ट्रॉन लॉस करे, तो Y बेटा +5 इलेक्ट्रॉन कर सकता है लॉस, तो +5। और X क्या होगा बेटा, X बेटा एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। देखो एक लॉस करेगा तो एक गेन करेगा। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, देखो गेन करने के लिए 8 से कंपेयर किया जाता है, तो गेन करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे 7 है बेटा। तो कितना इलेक्ट्रॉन बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो X5Y, X5Y कहीं है क्या, ये भी नहीं है बेटा। ठीक है। मतलब एक एक्सट्रीम वाले तो नहीं बन रहे, एक्सट्रीम वाले हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और कुछ इलेक्ट्रॉन और अकॉर्डिंग टू वैलेंसी बेटा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो ये तो नहीं हो रहा है बेटा। ठीक है। तो क्या होगा बेटा, तो अब इसमें क्रॉस चेक करो ऑप्शन में कि क्या ये पॉसिबिलिटी है क्या। जैसे X3Y5 का इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ Y पे X3Y5 पे बेटा, तो एक पे बेटा X पे हो गया बेटा, Y पे -3 हो गया, और X पे +5। तो क्या Y-3 दिखा सकता है क्या, क्या Y-3 दिखा सकता है क्या, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है क्या। यस, एक्सेप्ट कर सकते हैं ना, बोल सकते हैं कि कर सकते हैं बेटा। ठीक है। तो एक्स जो है बेटा Y-3 X +5, तो X +5 दिखा सकता है, प्लस इलेक्ट्रॉन हो सकता है बेटा। ठीक है ना। तो पॉसिबिलिटी तो ये भी है बेटा, ये भी बन जाए। यहाँ बेटा Y +5 और X-3, तो ए नहीं बन सकता है, क्यों, X-3 नहीं बन सकता है, क्योंकि X कभी भी 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो बी की पॉसिबिलिटी नहीं है। XY मतलब इस पे +1 और इस पे -1, बेटा एक पे प्लस, जो ए वाई वाले हैं +1 नहीं बताने की चांस। ठीक है। ए -1 बना सकता है कौन, मतलब इसमें कोई भी एक प्लस माइनस ले लो, ए प्लस ए माइनस या ए माइनस ए प्लस, कुछ भी कर सकते हो उल्टा। ठीक है। तो इसमें बेटा -+1 बेटा वाई नहीं दिखा है, मतलब वाई मतलब तुम्हारा नाइट्रोजन फैमिली, तो ये गलत हो गया। डी Y-3, ये बोल रहा है बेटा, इसमें का मतलब ये हुआ बेटा कि वाई पे -3 और एक्स पे -1, एक्स पे -1, और ए इस पे वाई पे +3 बेटा। तो ऐसा हो सकता है कि पी इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए, +3। ठीक है ना। और ये एक्स पे तो -1, ये एक्स है बेटा, एक्स पे -1, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि एक्स पे -1 हो जाए, वाई +3। तो बेटा यहाँ पे डी भी हो सकता है,
और ए भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एक्स बेटा सुनो, तो यहाँ पे बेटा एक्स प्लस 5 भी लॉस लॉस कर सकता है, और वाई जो है 3 भी गेन कर सकता है। तो एक भी चॉइस है और डी की चॉइस, तो आंसर शुड बी ए एंड डी, दोनों ही हो सकता है बेटा इसका, दोनों ही चॉइस है। और ये कैसे मॉलिक्यूल फॉर्म करना है बेटा, अभी स्ट्रेस लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बेटा डोंट टेक स्ट्रेस राइट नाउ, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग में कौन कैसा मॉलिक्यूल बनाएगा ये आपको पढ़ाया जाए। तो केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है जो आपको सिखाया जाएगा कैसे कितना, ये बॉन्डिंग की बात है, तो कौन कितना बॉन्ड बनाएगा केमिकल बॉन्डिंग, तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, तो आप मुझे बेटा 5 मिनट में अगेन सेम लिंक पे ज्वाइन करो बेटा, जिसमें मैं जो डाउट है आपका डाउट दोबारा शेयर करना 5 मिनट में, ठीक है ना। मुझे घर के अर्जेंट काम जो 5 मिनट में लगेगा, जस्ट घर से बाहर जाना है मुझे, नीचे का शॉप है, तो 5 मिनट का टाइम लगेगा मुझे। तो आप 5 मिनट में 8:45 हो रहा है, टेक द 5 मिनट ब्रेक। तो 8:50 में इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन करना, इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन करना बेटा, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी 5 मिनट में खत्म हो जाएगा बेटा। तो 5 मिनट में ज्वाइन करो इसी लिंक। 4 देख लो बेटा। तो 2 के लिए ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहा है बेटा, 2 केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा दोबारा बेटा, ठीक है ना। तो डोंट टेक, मेन केमिकल बॉन्डिंग ज्यादा समझ में आएगा आपको, पूरा समझा जाएगा। तो 4, M3 plus has electronic configuration as 3d10 4s2, hence it lies in, देखो M3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही है बेटा, इसका मतलब कौन सा ब्लॉक है बेटा ये बताओ। 3 प्लस का ये है, ठीक है ना। तो देख लो बेटा यहाँ पे ये जो कन्फिग्रेशन है वो 3 प्लस का है, तो अगर 3 प्लस नहीं होता तो कौन सा ब्लॉक है वो M3 प्लस डिसाइड नहीं करेगा, न्यूट्रल डिसाइड करेगा। तो M का कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, आर्गन 3d10, फिर क्या हो जाएगा बेटा 4s2, इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बेटा 4p3, इलेक्ट्रॉन का लॉस कहां से हुआ है p3 से हुआ है बेटा। तो कौन सा ब्लॉक बेटा, p ब्लॉक, आंसर इज p ब्लॉक। मतलब बेटा जो कौन सा ब्लॉक होगा वो कटायन डिसाइड नहीं करेगा, न्यूट्रल डिसाइड करेगा। तो M3 का अगर A है बेटा, तो M3 प्लस का, तो M3 में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन तो ऐड होगा ना यार, तो D ऑलरेडी फुलफिल्ड है, S फुलफिल्ड है, अब किसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो P में जाएगा ना बेटा। कौन सा P, आउटर मोस्ट, तो 4p, दैट्स व्हाई ये P ब्लॉक हो गया। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन P में गया तो P ब्लॉक का हो गया, गॉट इट। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है बेटा। क्या देख रहा है 11, क्या पूछ रहा है देखिए, which of the following process, which of the following processes involve एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगा किसमें, मतलब एंडोथर्मिक होगा बेटा। ये पूछ रहा है कौन एंडोथर्मिक होगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगा, गेन होगा एनर्जी। याद करो बेटा जब सल्फर से बेटा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा बेटा, तो एनर्जी तो रिलीज होगी ना यार, एनर्जी रिलीज होगी, तो ये एक्सोथर्मिक हो गया बेटा, क्योंकि न्यूट्रल है ना, जब भी न्यूट्रल बेटा अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो एनर्जी रिलीज होगा। भाई देखो क्लोरीन है, जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो एनर्जी रिलीज होगा, एक्सोथर्मिक है ना यार, याद करो। न्यूट्रल कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो एनर्जी रिलीज होगा, एक्सेप्ट फुलफिल्ड एंड हाफ फिल्ड, जैसे नाइट्रोजन, इनर्ट गैस एंड बेरिलियम मैग्नीशियम। बेटा एस माइनस अगेन इलेक्ट्रॉन लेकर H2 माइनस, देख रहे हो, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला बात हो गया बेटा। तो बेटा अगर ऑलरेडी पहले से अनायन है और फिर से बेटा इलेक्ट्रॉन आएगा, कितना भी अनायन हो, अगर अनायन बन गया इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ऑलवेज यू हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी। तो यहाँ पे बेटा पॉजिटिव होगी, यहाँ पे पॉजिटिव होगी, दैट इज ए एंडोथर्मिक होगी, यही पूछ रहा है बेटा एंडोथर्मिक, तो आंसर इज बी, एंडोथर्मिक, देयरफॉर आंसर इज बी। सर आंसर में सी दे रखा है। सीधे रखा है हम्म। एब्जॉर्प्शन, देखो तो ये भी मिस्टेक हो गया बेटा। देखो मॉड्यूल जो है बोला ना इस बार मॉडिफाई हुआ है, तो मे भी आंसर मिस्टेक, देखो यहाँ पे
यहाँ पे भी मुझे टाइपिंग एरर भी दिखा था कहीं पे, 4 में टाइपिंग एरर मुझे दिखा था अभी। एच को जो है डबल ए एस लिखा हुआ है, देखो, देखा है आपको अभी 4 में। ए देखो बेटा, ए देखो, ए, ठीक है ना, मतलब जस्ट अभी मॉडिफिकेशन चल ही रहा है जो है, ठीक है ना। तो मुझे मिला हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये सब चैप्टर मिले हुए हैं, तो मैं अभी वो किया नहीं हूँ, अभी करूंगा, मतलब मैं तो अगले साल करूंगा, क्योंकि इस बार जरूरत नहीं पड़ेगी ये तो मतलब साथ साथ आपका क्लास भी चल रहा है और मॉड्यूल का मॉडिफिकेशन भी चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 आ गया। नाउ गो फॉर 21, यस, क्वेश्चन नंबर 21। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 फिर 20 फिर 21, तो 18 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एन oxides behaves as an acid or base depending on the properties of central atom. An oxide behaves as an acid or base depends on the property of central atom, as it is size and charge, size only, charge only, none of these. बेटा साइज भी डिपेंड करता है और चार्ज भी डिपेंड करता है, बिकॉज बेटा जेड इफेक्टिव पे डिपेंड करता है, आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे डिपेंड करता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बेटा कोई ऑक्साइड्स है वो एसिड का बिहेव करेगा या बेस का बिहेव करेगा, ऑक्साइड वो डिपेंड करता है बेटा आयनेशन एनर्जी पे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे, जो साइज पे भी डिपेंड करता है और चार्ज पे भी डिपेंड करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 18 का आंसर शुड बी ए, 18 का आंसर शुड बी ए, साइज और चार्ज दोनों बेटा, क्योंकि बेटा जेड इफेक्टिव है ना यार, देखो मान लो कोई चार्ज ज्यादा हो गया तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा बेटा, इंक्रीज कर जाएगा कि नहीं बोलो, और साइज अगर बढ़ गया तो जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा बेटा, दूर हो जाएगा। तो मतलब बेसिकली डिपेंड करता है किस पे, मेन इसका आंसर होना चाहिए इसका बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और दोनों को मिला दो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। और इनडायरेक्टली सिंस ये सारे ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, तो ये सब का फैक्टर बेटा अफेक्टिंग है बेटा कौन, साइज एंड चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव बोल सकते हैं, चार्ज बोल सकते हैं, तो जेड इफेक्टिव हो गया, साइज मतलब आर हो गया बेटा। तो आर और जेड इफेक्टिव डिपेंड करता ही है ना बेटा, दोनों पे फर्क डिपेंड करता है ना, किसी एक पे नहीं करता है। तो ऐसे घुमा कर पूछा था। क्वेश्चन नंबर 20, 20 देख लो बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट shows the correct order of decreasing paramagnetism, बेटा पैरामैग्नेटिज्म, तो जिसमें बेटा जनरली हम बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, ऐसे हम लोग बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। हाँ बेटा, अच्छा तेजवीर 17, बेटा 17 डिस्कस कर देता हूँ पहले, एट अब पहले कर लेता हूँ 20 फिर 17 जाएंगे बेटा। Which of the following arrangement shows correct order of decreasing paramagnetism? तो बेटा पैरामैग्नेटिज्म का मतलब हुआ जिससे बेटा ज्यादा क्या कैरेक्टर हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, तो किसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट, ये होता है बेटा कौन कौन सा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये होता है बेटा कैल्शियम, क्या होता है बेटा H2 होता है, दोनों का दोनों पेयर्ड हो गया। ऑक्सीजन क्या होता है P4, P4 होता है। एल्युमिनियम क्या होता है H2P1। नाइट्रोजन क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन होता है P3, देख रहे हो, H2 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि H2 मतलब पेयर्ड हो गया। तो P3 बेटा 3 अनपेयर्ड, P1 1 अनपेयर्ड, P4 में कैसे लिखोगे बेटा, ऐसे लिखोगे ना P4, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, तो P4 में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें दो अनपेयर्ड, इसमें जीरो अनपेयर्ड, तो कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक, नाइट्रोजन। फिर कौन बेटा, कौन हो गया दो वाला बेटा, ऑक्सीजन। फिर कौन हो गया, एल्यूमिनियम। फिर कौन हो गया, कैल्शियम। तो आंसर कौन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, बी द राइट आंसर। गॉट इट। तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर मतलब क्या देखना था आपको, ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक बच्चे ने बोला 17, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, बेटा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, इसमें क्या डाउट बेटा, बेटा सेम पीरियड का है बेटा, तो हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय साइज, बेटा इधर से इधर जा रहे हो तो साइज तो छोटा हो ही रहा है,
चार्ज भी बढ़ रहा है, तो दोनों मिलके बोल रहा है कि एल्युमिनियम का ज्यादा होगा, तो एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। गॉट इट? मतलब चार्ज के डायरेक्टली, साइज के इनवर्सली। तो जब इधर से इधर जा रहे हो तो साइज कम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है बेटा। चार्ज बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, दोनों सपोर्ट कर रहा है इसको। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे ने बोला बेटा क्वेश्चन नंबर 21, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक, the outer electronic structure of Lawrencium atomic number 103 is the outer electronic configuration Lawrencium atomic number 103 is 103 क्या होगा बेटा? तो 103 क्या हो गया? ए ब्लॉक हो गया ना यार, ए 103 तो ए ब्लॉक हो गया बेटा। अभी देखो हम लोग ए ब्लॉक का किया था उधर, 64 का किया था। अब ए लास्ट एलिमेंट है, दिस इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ ए ब्लॉक, तो क्या होगा बेटा? यहाँ पे 103 है, देखो नियरेस्ट नोबल गैस कौन है, विच इज द नियरेस्ट नोबल गैस? तो 86, तो 103 में से 86 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो कितना बच गया बेटा? यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ बेटा 1 17 इलेक्ट्रॉन। तो 17 को बेटा रखना है बेटा, ये सेवेंथ पीरियड है, तो सेवेंथ पीरियड में पहले 7s2 में चला गया बेटा। फिर देखो एफ में कितना जाएगा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो बच गया कितना इसमें? 15। तो क्या हो जाएगा बेटा? 5f15, 5f15, और डी कौन सा? 6d0 बेटा। एफ में 15 हो फुलफिल, और बेटा हाफ फिल्ड हो बेटा। एफ में कभी 15 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम 14 हो सकता है ना यार। तो F14 हो जाएगा और D1 हो जाएगा, तो S2 F14 D1। तो क्या हो गया आंसर बेटा? ए, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर, देन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वो है 29, 29, 29 देख लो बेटा। Assuming that elements are formed to complete the seventh period, assuming that elements are formed to complete the seventh period, what would be the atomic number of alkaline earth metal, alkaline earth metal of the eighth period, eighth period का बेटा? ठीक है, assuming that elements are formed to complete the seventh period, ठीक है, formed to complete the seventh period, what would be the seventh period, what would be the atomic number of alkaline earth metal of the eighth period? देखो, तो सेवेंथ पीरियड में खत्म हो गया बेटा, सेवेंथ पीरियड में एलिमेंट खत्म हो गया बेटा, खत्म हो गया ना, रियली खत्म ही रहता है, बट फिर भी बोला बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑफ द एट्थ पीरियड। तो बताओ क्या होगा बेटा? तो सबसे जो आखिरी एलिमेंट होगा उसका क्या होगा? 1118 होगा ना बेटा, 1118 होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो होगा वो 119 किसका होगा? अल्कली मेटल का, फर्स्ट ग्रुप का बेटा। सेकेंड ग्रुप में क्या होगा? 120 होगा बेटा। तो आपको अर्थ मेटल चाहिए, तो अर्थ मेटल क्या होना चाहिए? 120 होना चाहिए, 120 होना चाहिए बेटा। तो 119 होगा अल्कली मेटल, 120 होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। और 118 होता है किसका बेटा? जो सेवेंथ पीरियड का जो सबसे आखिरी जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, नोबल गैस होगा, वो उसका होगा 118। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ गया बेटा 30। 30 क्या है बेटा? देख लो, ये बेटा देखो, MOH, MOH the bond will be broken if in the compound MOH MO bond will be broken, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन नहीं बनेगा, ये बेटा केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं है बेटा, यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो आप छोड़ सकते हो, पर फिर भी अगर चाहो तो बता सकता हूँ मैं,
ठीक है। बॉन्ड ब्रेक होने के लिए, बॉन्ड ब्रेक होने के लिए, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, मतलब आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इजिली ब्रेक हो जाता है। आयनिक बॉन्ड क्या हो जाता है, इजिली ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि एमओ बॉन्ड ब्रेक हो, तो इनके बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। देखो, ए बॉन्ड है और ए बॉन्ड है, दो बॉन्ड की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो जो आयनिक बॉन्ड होगा वो इजिली ब्रेक होगा, क्या होगा, आयनिक बॉन्ड, क्योंकि आयनिक बॉन्ड तो आयन के फॉर्म में रहेगा ना यार। जैसे NaCl है, वाटर में डाल दो तो क्या बन जाएगा, Na प्लस एंड Cl माइनस। तो आप चाहते हो बेटा कि MO बॉन्ड ब्रेक हो, नॉट OH बॉन्ड। तो इसके बीच जो डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ पे जो En होना चाहिए, यहाँ पे जो En होना चाहिए, ये En डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए बेटा। तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, अगर आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक कंपाउंड का बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है वाटर में से। यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, वाटर डालना चाहिए कि वाटर में डालने पे वो ब्रेक हो जाए, ठीक है ना। तो इन जनरल बेटा, अगर क्रिस्टल फॉर्म में हो तो आयनिक बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है ना। तो इट इज इनकम्प्लीट क्वेश्चन। तो अगर आयनिक बॉन्ड है तो वाटर जब डालेंगे तो इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो उसके लिए बेटा आयनिक बॉन्ड के लिए याद करो कि बेटा क्या होना चाहिए, 2.1 से ज्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा इजीली ब्रेक हो जाएगा बेटा। तो इट शुड बी बेटा सी, इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बट अभी केमिकल बॉन्डिंग में जरूरत है, अभी ज्यादा एक्सेस नहीं लेना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, देन बेटा बेटा 38, 38 एंड 39। तो 38 पहले डिस्कस कर लेते हैं। 38, तो अच्छा 32, ठीक है बेटा। 32 में क्या बेटा, ये देखो ना, ये दिया बेटा रिगार्डिंग द फ्लोइंग प्रोसेस। इस प्रोसेस को देखिए बेटा, 32 देख लो कि Cl से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Cl माइनस हो रहा है बेटा, Cl माइनस से आयन एनर्जी Cl हो रहा है बेटा। देखो, तो बेटा Cl से Cl माइनस बनने में जितना एनर्जी रिलीज होगा उतना ही एनर्जी बेटा माइनस से Cl में लगेगा बेटा। ये दोनों एनर्जी सेम होगा, देखो 1 और 2 में दोनों की जो मैग्नीट्यूड होगी वो सेम होगी बेटा, ठीक है। और Cl प्लस से Cl बनने में जितना एनर्जी लगेगा, Cl प्लस से Cl2 प्लस में एनर्जी नहीं लगेगा, बिकॉज दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी 1, दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी 2। और हमने पढ़ा है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी 2 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 1। आयनाइजेशन एनर्जी 2 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 1। देख रहे हो बेटा, तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 1। दैट इज Cl प्लस, जब Cl2 प्लस बनेगा तो वहां पे एनर्जी 2 है तो ज्यादा लगेगा बेटा। तो ये तो गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया, 1 की एनर्जी होगा इक्वल टू 2 का होगा। तो क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ प्रोसेस 2 विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ प्रोसेस 1, और मॉड लगा लो बेटा। तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट। एक बच्चे बोला 33। बेटा एक एक दो दो करके बढ़ाओ, पढ़ाते मत जो बेटा, एग्जैक्ट जो डाउट है पूछ लेना है कि ये नहीं कि सर देख रहा हूँ, देखने से सर यही पसंद नहीं आया, थोड़ा यही बता दो, यही पसंद आया अभी नहीं बता दो। तो ट्राई करना है, नहीं आया तो पूछना है। और ट्राई करने के लिए एक बार चीजें देखना है और नोट से करेक्ट करना होता है कि क्या नोट में क्या होगा बेटा, ठीक है ना। बट ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं आएगा तो बिल्कुल पूछना है बेटा। ये देखिए बेटा, तो हमारे पास 33 देख लो बेटा, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन बेटा करेक्ट ऑर्डर है, हमारे पास F माइनस है और F है, Cl माइनस Cl। बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है, किससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, किससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है बेटा। तो बेटा ए हमारे पास देखो, फ्लोरीन है, F माइनस है, Cl माइनस है, एंड बेटा अगेन बेटा हमारे पास F है और Cl है, दो टर्म बेटा। तो न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन निकालना और आनायन से इलेक्ट्रॉन निकालना बेटा, किससे निकालना आसान होगा। तो क्लियर है बेटा, अनायन से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, अनायन से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। क्योंकि अनायन, जब अनायन बना बेटा तो उसका जेड इफेक्टिव क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। अनायन बना बेटा तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज कर गया बेटा। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 33 इज वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अनायन से बेटा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, ठीक है। अना अनायन से इलेक्ट्रॉन निकालना बेटा आसान होता है।
ठीक है, तो अगर हम अनायन से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं बेटा, तो F माइनस और Cl माइनस से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, F और क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा। अब बेटा क्लोरीन है विच इज हायर आयन एनर्जी। याद करो, ग्रुप में क्या होता है, ऊपर जाने पे आयन एनर्जी बढ़ता है, ऊपर जाने से आयन एनर्जी बढ़ता है, दैट इज फ्लोरीन हैज ग्रेटर देन क्लोरीन। सिमिलरली बेटा, F माइनस में Cl माइनस में किसका ज्यादा होगा बेटा, ये देखने के लिए उल्टा सोचो बेटा, उल्टा सोचो। जब Cl से Cl माइनस बनता है और F से F माइनस बनता है, तो कहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, कहाँ पे ज्यादा, डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, इस फॉर्म में करना पड़ेगा। तो बेटा याद करो, ये बोल रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कि Cl है और फ्लोरीन है विच इज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो होना चाहिए था फ्लोरीन का ज्यादा क्लोरीन से, बट क्लोरीन का थर्ड पीरियड का ज्यादा होता है सेकेंड पीरियड से, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है फ्लोरीन से, दैट इज Cl से जब Cl माइनस बनता है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, F से जब F माइनस बनता है तो कम एनर्जी रिलीज होता है, तो देयरफॉर जब इसका उल्टा करोगे बेटा, तो Cl माइनस से ज्यादा एनर्जी चाहिए, तब बेटा जाकर बेटा इलेक्ट्रॉन निकलेगा कंपेयर टू 4। तो बेटा F माइनस में Cl माइनस में आंसर क्या होगा बेटा, Cl माइनस इज ग्रेटर देन F माइनस, Cl माइनस इज ग्रेटर देन F माइनस। तो क्या होगा आंसर बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है, वेरी स्टार मार्क लेना, वेरी गुड क्वेश्चन, एग्जाम में पूछ जाएगा बेटा। तो फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन एंड क्लोरीन माइनस इज ग्रेटर देन फ्लोरीन बेटा, तो आंसर इज बी, आंसर इज बी। ठीक है ना, अनायन को देखने के लिए हमने रिवर्स देखा, डायरेक्ट देखने का कोई मेथड ही नहीं है अनायन का। तो हमने जब भी अनायन का आयन पूछे ना बेटा, तो उसके न्यूट्रल कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखना और उसका उल्टा कर देना बेटा, और न्यूट्रल के लिए तो आयन एनर्जी देखना आपको जरूरी ट्रेंड पता है, वहां से कर सकते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट है हमारे पास 33 हो गया बेटा, नेक्स्ट बेटा 38, 38, 38 क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन, 38 ये क्यों पूछना है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एलिमेंट ए आर एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, हेंस आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बेटा ये देखने की बात है, ये भी पूछने की बात है, कुछ नहीं कह रहा तो मुल्कन लगा लो। तो मुल्कन क्या बोलता है कि बेटा En जो होगा वो आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाई 2 होगा। अब क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया हुआ है x, तो ए दिया हुआ है x विल बी इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया हुआ है y, तो ए दिया हुआ है बेटा y, और निकालना है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी डिवाइड बाय 2, तो क्या हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, 2x माइनस वाई, आंसर इज बी। विल्कन्स का एक फॉर्मूला है ना बेटा इलेक्ट्रॉन निकालने का, वही फॉर्मूला अप्लाई कर देना। तो ये हो गया 38। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ गया 33 हो गया, 38 हो गया, देन गो फॉर 39, 39, 39 क्या बेटा देख लो, द oxidation energy of lithium solid to lithium aqueous is least in first element, in first group element। बेटा लिथियम सॉलिड टू लिथियम प्लस एक्वस, सॉलिड से बेटा एक्वस बनाने बेटा बोल रहा है, लिस्ट इन दिस। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ, ऐसा क्यों, वाई लिस्ट, क्यों लिस्ट बेटा। ठीक है, तो बेटा ए अभी रहने दो, ए पढ़ोगे थोड़ा, इसमें सब्लिमेशन एनर्जी कंसेप्ट है, हाइड्रोजन एनर्जी है। तो बेटा अगर तुम चाहोगे तो बेटा इनको स्टेप वाइज करना पड़ेगा, इसको अगर हम लोग करना चाहे, इट इज वेरी गुड क्वेश्चन, 33 इज आल्सो 39 इज गुड क्वेश्चन। तो क्या होगा बेटा, पहले लिथियम सॉलिड से, मतलब ए केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा, लिथियम सॉलिड है बेटा, इससे पहले क्या बनेगा, लिथियम गैस बनेगा, और ये जो एनर्जी होगा दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी, क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस बनना इज कॉल्ड सब्लिमेशन। फिर बेटा लिथियम गैस से बेटा क्या बनेगा, लिथियम गैस से बेटा क्या बनेगा बेटा बोलो, लिथियम गैस से बनेगा लिथियम प्लस, लिथियम प्लस गैस, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन, क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन। फिर बोलेंगे बेटा हम लोग लिथियम गैस बेटा, फिर वाटर डालेंगे तो बनेगा लिथियम प्लस एक्वस, एक्वस बनेगा, इसको बोलते हैं डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन, डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है ना, अब यहां से यहां जाने के लिए बेटा लिस्ट है किसका बेटा,
लिथियम का, सारे एनर्जी ऐड कर दो तो डेल्टा एच ऑफ जो रिएक्शन है बेटा, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन है, सबका सम है, दैट इज डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन है, आयनाइजेशन एनर्जी है, एंड हाइड्रेशन एनर्जी है, डेल्टा एच है बेटा। अब ये जो दोनों एनर्जी है बेटा, ऊपर वाली जो दोनों एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी बेटा नेगेटिव एनर्जी है, और ये दोनों का दोनों एनर्जी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐड करोगे तो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी बेटा, मतलब कम होगी, डिक्रीज करेगी, ऐड नहीं होगी बेटा। तो बोल रहा है लिस्ट, लिस्ट क्यों हो रहा है बेटा? तो सब्लिमेशन एनर्जी देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी तो लिथियम का क्या होता है, लिथियम का आयोनाइजेशन सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है, ठीक है। सब्लिमेशन एनर्जी ठीक है, सॉलिड से गैस बनाना है तो ये भी बेटा समझ लो कि मतलब ज्यादा ही होता है बेटा। नेक्स्ट हमारे बात कमेंट कमेंट करना है हाइड्रेशन पे। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है बोलो? तो इसका बेटा ज्यादा होता है, लिथियम का हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है ग्रुप में, होता है कि नहीं? तो इसकी वैल्यू लिस्ट हो रही है बेटा, इसकी एनर्जी की वैल्यू लिस्ट हो रही है बेटा, ठीक है। मतलब ऑक्सीडाइज करने के लिए जो एनर्जी देना पड़ रहा है, ये वैल्यू जो होगी बेटा पॉजिटिव में आएगी, ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। तो क्यों कम हो रही है? क्योंकि इसके पास जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो ज्यादा है। तो मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बिकॉज ऑफ दिस रीजन, तो आंसर इज बी, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम हीट ऑफ, जितना ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजन दोगे, मतलब निगेटिव एनर्जी आपने बढ़ा दिया, तो जो पॉजिटिव एनर्जी वैल्यू है, जो ओवरऑल जो पॉजिटिव होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आपने निगेटिव एनर्जी बढ़ा दिया, देखो ये ऊपर का वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो डेल्टा एच अगर आपने बढ़ा दिया जो ज्यादा होता है लिथियम का, तो ओवरऑल बेटा जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो कम रिक्वायर्ड होगा, लिस्ट वैल्यू होगी ऑक्सीडाइज करने के लिए, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है बेटा। केमिकल बॉन्डिंग में फिर से रिपीट हो जाए, लैटिस एनर्जी पढ़ाऊंगा तो ये रिपीट होगा चीजें। नेक्स्ट हमारे पास 30 हो गया, 42, 42 देख लो बेटा, 42, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ चार्ज बाय साइज रेशियो ऑफ द कैटायन इज, चार्ज बाय साइज, बेटा बोलो चार्ज बाय साइज क्या होगा? तो सबसे पहले चार्ज तो ज्यादा होना चाहिए, और साइज, चार्ज बाय साइज रेशियो देखना मुझे सबसे कम होना चाहिए बेटा, ठीक है। कैसे निकालेंगे चार्ज बाय साइज बेटा? तो हमारे पास क्या क्या बेटा इसमें, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, और पोटेशियम है, यही है ना, पोटेशियम इधर है, पोटेशियम बेटा। अब बेटा ये देखो 2+ है, 2+ है, 2+ है, यहाँ तो चार्ज सेम है, चार्ज सेम है बेटा। अब नीचे जाओगे तो साइज बढ़ता जाएगा, तो चार्ज बाय साइज कम होता जाएगा। यहाँ पे क्या है, चार्ज कम है, +1 है, इसका चार्ज ही कम हो गया बेटा। तो सिंस इसका चार्ज कम है और साइज ज्यादा है, तो चार्ज भी कम है, साइज भी कम है, तो सबसे कम तो देखो चार्ज बाई साइज चाहिए मुझे, चार्ज बाई साइज चाहिए। तो साइज बढ़ेगा तो वैल्यू कम होगी, तो पोटेशियम का साइज क्या है, ज्यादा है बेटा, कैल्शियम का भी साइज ज्यादा है बेटा। तो देखो यहाँ पे नीचे जाने पे डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और इधर जाने पे भी डिक्रीज करेगा। क्यों? यहाँ पे तो चार्ज सेम है बट साइज बढ़ रहा है, तो चार्ज बाई साइज डिक्रीज करेगा। इधर क्या बेटा, साइज ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम नहीं होगा बट डिफरेंस तो होगा बेटा। कैल्शियम पोटेशियम में कैल्शियम का साइज ज्यादा है, सॉरी साइज छोटा है बट चार्ज ज्यादा है। पोटेशियम में क्या बेटा बोलो, चार्ज कम है और साइज छोटा है, तो सिंस चार्ज कम हो गया तो इसका चार्ज चार्ज बाई साइज उससे क्या हो गया, और कम हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर बेटा। तो सबसे ज्यादा बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर पोटेशियम, तो ऐसे बेटा डिक्रीज करेगा बेटा। तो एक बार बेटा जो एलिमेंट दिया ना उसको ग्रुप वाइज लिख लोगे तो आसानी से ये समझा जा सकता है बेटा, ठीक है। तो आंसर इज डी। तो मुझे लग रहा है बेटा हमने जो है 1A एंड 1B डिस्कस कर लिया, एंड अब करें हम लोग डिस्कस कौन सा बेटा, गेट सॉरी PYQ बेटा, PYQ आज ही करें हम लोग या नेक्स्ट क्लास में करें बेटा? PYQ आज ही करें या कल करें हम लोग? सर चलो बेटा, कल तो कर सकते, अभी एक प्रॉब्लम कर सकते हैं क्या, जो मैंने आपको भेजा 2B का 17। 2B का 17, हाँ तो चलो
तो बेटा नेक्स्ट इसका हम लोग बेटा कब करेंगे हम लोग? नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल करते हैं हम लोग, कल करेंगे हम लोग 2a करेंगे, 2b करेंगे। उतना बहुत कुछ पॉसिबल नहीं है, तो एक 2a करते हैं और 2a करते हैं और यहाँ का PYQ परसों कंप्लीट कर देंगे हम लोग। तो कल करते हैं 2a एंड PYQ ऑफ दिस जेई मेंस, परसों कर लेंगे हम लोग। 2b कर लेंगे और PYQ कर लेंगे उसका, जेई एडवांस वाला बेटा, ठीक है? चलो बेटा, हाँ क्या है डाउट बेटा आपका? 2b का 17 ना, 2b का 17, हाँ सर 2b का 17 ये तो किया था बेटा, ये तो मैं एक्सप्लेन किया था, आप शायद किया ध्यान था नहीं आपने। दिए। यस, क्यों? मैं बोला बेटा यहाँ से जब यहाँ जाओगे तो चार्ज बढ़ रहा है बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी होता है सर डेल्टा बुक में एच। अलग प्रॉब्लम 17 के लिए है। कौन सा बुक है भाई? तो मॉड्यूल, तो ये तो मॉड्यूल ही तो है नहीं सर मॉड्यूल के 2B में प्रॉब्लम इज द मोस्ट स्टेबल बेटा, इट इज नॉट टू ऑक्सीजन। बी। अच्छा, ओके ओके, ये मैं 1b कर रहा हूँ बेटा, अच्छा 2b की बात हाँ कर मैं रहे हो वही, तो। हाँ सर मैं वही कंफ्यूज हो गया था। ओके ओके, चलो Actually, 2b देख लो, 2b, 2a, हाँ। अच्छा, इस सब में क्वेश्चंस ज्यादा नहीं है, कम कम है बेटा। 2b, पहले तो 2c हो गया। 2b में कौन सा बेटा? 20 ना, ये है 17। बेटा, ये है द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट। हाँ सर वही है, सो सर निकालेंगे। तो बेटा ये तो इनर्ट पेयर इफेक्ट पे बेस्ड है, जो आपको पढ़ाया नहीं, मैं बैचों ने पढ़ाया था बट आपने नहीं पढ़ाया बेटा। इनर्ट पेयर इफेक्ट देखो, इसी में बेस्ड एक और क्वेश्चन था 1a में, जो पीवी का +2 ऑक्सीजन स्टेट किसका स्टेबल था, ये था बेटा, सर ठीक है ना? मैंने आंसर ऐसे नहीं निकाला, मैंने ये सोचा कि थैलियम और बिस्मुथ दोनों टेबल में नीचे है, हम्म। मतलब उनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी सबसे कम होना चाहिए राइट। नहीं, तो बिल्कुल नहीं बेटा, देखो थैलियम जो है बेटा ए होता है, थैलियम है, और ये बिस्मथ है बेटा, ए है 13 ग्रुप का है, और ए है कौन सी ग्रुप का बेटा? और सर 15 थैलियम ग्रुप का। 15 थैलियम हाँ। फ्रॉम 13 ग्रुप या 15 ग्रुप, इसका कन्फ्यूजन होता है NH2 NP2, इसका होता है NH2, सॉरी NP1 है बेटा ये, और ये बेटा NH2 NP3, ठीक है ना? तो बेटा यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का लॉस 3 हो सकता है, यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का लॉस 5 हो सकता है, बट लास्ट एलिमेंट के लिए जो NH2 होता है वो इनर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ पुअर शिल्डिंग ऑफ 4s इलेक्ट्रॉन्स, जे डिफेक्टिव इंक्रीज कर जाता है, और जो s ऑर्बिटल्स के जो होते हैं वो न्यूक्लियस से इतना अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े होते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना आसान नहीं होता है, और दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। जो s में दो है इलेक्ट्रॉन, जो पेयर में इलेक्ट्रॉन है वो इनर्ट हो जाता है और रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसलिए बेटा मैक्सिमम यहाँ पे +3 होना चाहिए, बट थैलियम के लिए सिर्फ +1 होता है। बिस्मथ के लिए इस फैमिली में मैक्सिमम 5 होना चाहिए, बट बिस्मथ के लिए +3 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? +1 एंड +3, सी द राइट आंसर। बोलो समझ में आया बेटा कंसेप्ट? ओके सर समझ आ गया। चलो बेटा ठीक है, तो बाय बेटा, गुड नाइट, टेक केयर बेटा। बाय सर। और किसी कुछ डाउट है बेटा? अनिशा बेटा कुछ डाउट? नहीं। ठीक है बेटा, चलो।